सो फ्रेंड्स, अभी मैं निकला हूँ पेट्रोल पंप से और यहाँ पर मैंने टैंक फुल कराया। ऑलमोस्ट इस गाड़ी का टैंक आई थिंक कोई 80 लीटर्स का है। ऑलमोस्ट कोई 300 दिरहम का पेट्रोल फिल हुआ है। 300 दिरहम इज इक्वल टू ऑलमोस्ट कोई 16-17 हज़ार रुपये पाकिस्तानी। तो मैंने कहा यार, रेट पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 हफ्तों के अंदर 3 हफ्तों के अंदर काफ़ी बढ़ गए पेट्रोल के। तकरीबन कोई आई थिंक 206 रुपये पर लीटर पाकिस्तान में हो गया पेट्रोल, और इट्स इंसेनली एक्सपेंसिव। नॉट दैट कि मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इतना महंगा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ग्लोबली पेट्रोल महंगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में इम्पैक्ट आना था। पॉलिटिक्स असाइड, पेट्रोल महंगा होना था पाकिस्तान के अंदर, और इससे आप भाग नहीं सकते। जो सिनेरियो आजकल पूरी दुनिया में हुआ है, हम यहाँ पर भी इम्पैक्टेड हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर परचेजिंग पावर कम होती है। रिगार्डलेस परचेजिंग पावर कम होती है नहीं होती है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस चैनल के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ पर्सनल फाइनेंस की और प्रोडक्टिविटी की। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना मुझे बहुत दिनों से मैं सोच रहा था। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर, जिसमें मैं खुद, मेरे पास जो गाड़ी है उसके अंदर, इस गाड़ी के अंदर मैं फुल टैंक के ऊपर कभी 400 किलोमीटर भी करता हूँ और कभी 700 किलोमीटर भी करता हूँ। इन दोनों के अंदर इतना बड़ा जो डिफरेंस आता है, मैंने उस पर कुछ रिसर्च की अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्दो कि मैं कोई बहुत कार एंथुजियास्ट नहीं हूँ इतना बड़ा, लेकिन हाँ, मुझे नंबर से मज़ा आता है। थोड़ा सा मुझे देखना होता है कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। कुछ पॉइंट है रिगार्डिंग गाड़ी, मतलब कार के हिसाब से मैं बात करूंगा कि आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होती है, और गाड़ी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। चाहे आपके पास गाड़ी हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन इन एनी केस कोई भी सोशियो इकोनॉमिक्स क्लास का बंदा हो उसको चाहिए होती है ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर किसी के पास गाड़ी है तो गाड़ी को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट कैसे कम से कम कर सकते हैं। इसमें पहली बात जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी की सर्विस पूरी तरह से नहीं रखते हैं, उसको उसके फिल्टर्स सही से साफ नहीं रखते हैं, उसकी जो मतलब प्रॉपर आप सर्विस सेंटर पे नहीं जाते हैं टू गेट इट सर्विस्ड, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी इंजन एफिशिएंसी को कम कर देती हैं। इसी के साथ मुझे याद आया कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी गाड़ी के जो टायर्स हैं उनको इन्फ्लेटेड रखें। जो गाड़ी में हर गाड़ी के अंदर एक उसके साइड के अंदर एक स्पेसिफिकेशन होती है कि टायर्स को किस प्रेशर पे रखना चाहिए। उसके ऊपर हमेशा उसको मेक श्योर करें कि उस पे रखें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है गाड़ी के जो फ्यूल एफिशिएंसी है। गाड़ी के अंदर जो लोड होता है वो कम से कम रखें। अगर पैसेंजर्स हैं तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते आप। मैक्सिमम पैसेंजर्स अगर आपने रखे हुए हैं, गाड़ी में हैं, तो उसको तो आपको रखना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा उसी तरह से गाड़ी को। लेकिन गाड़ी के अंदर कम से कम बैगेज रखें। मैंने देखा है लोगों की गाड़ी डिग्गी भरी हुई होती है, फुल ऑफ डर्ट, फुल ऑफ फजूल की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। लोग अपने बच्चों की साइकिलें इसी में रखे हुए होते हैं, स्ट्रॉलर्स रखे हुए होते हैं। स्ट्रॉलर तो खैर आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन साइकिल्स रखी हुई होती हैं और बहुत सारी चीज़ें। पूरी दुनिया का सामान एक गाड़ी के एक तरह का कमरा बना होता है, पीछे उसके अंदर रखा होता है। वो बिल्कुल भी ना करें, खाली रखें अपनी बूट को एज मच एज पॉसिबल। उससे भी आपका फ्यूल एफिशिएंसी इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी के अंदर, ऑफ कोर्स गर्मियाँ हैं तो एसी तो चलाना पड़ता है, लेकिन एसी को आप ऐसे लेवल पे लेकर आएँ, फ़ैन को बढ़ा दें, थर्मोस्टेट को कम कर दें, जो उसका टेम्परेचर गेज है उसको थोड़ा सा आई मीन कि उसको बढ़ा दें थोड़ा सा। लेट से अगर आप 18 पे चला रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कर दें लेट से 23, और फैन को बढ़ा दें, तो उससे भी आपकी क्योंकि जो इम्पैक्ट आएगा फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर वो अच्छा आएगा। इसके अलावा अगर मौसम बेहतर है तो कोशिश करें कि गाड़ी के शीशे खोल लें, उसके अंदर एसी ना चलाएं। मौसम अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है एसी चलाना पड़ेगा। गर्मी में यहाँ पर इस वक्त बहुत गर्मी हो रही है, तो गाड़ी के शीशे आपको बंद रखने पड़ेंगे, एसी ऑन करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप हाईवे के ऊपर हैं तो हाईवे के ऊपर अगर मौसम अच्छा भी है तब भी मैं कहूँगा कि गाड़ी के शीशे बंद कर लें, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो एयर फ्रिक्शन होगी शीशे खोलने से, वो इम्पैक्ट करेगी। इसके अलावा हमेशा प्रिडिक्टिव ड्राइविंग करें। आपको पता होना चाहिए आपके रूट, अनलेस एंड अनटिल आप कोई नए रूट पर जा रहे हैं, वरना नॉर्मली रूट का बंदे को पता होता है, नॉर्मली ट्रैफिक का पता होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि कभी गाड़ी 400 भी करती है और कभी गाड़ी 700 भी करती है, तो उसके रीज़न जो है वो कुछ मिक्स्ड होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आपने गाड़ी का आरपीएम, जो भी गाड़ी आपके पास है, अगर 2000 आरपीएम पे चलाते हैं उस गाड़ी को, या उससे थोड़ा सा आगे पीछे, तो वो बेस्ट एफिशिएंसी देती है। अब मेरी गाड़ी का आरपीएम 2000 के ऊपर जाता है, तकरीबन कोई 90 टू 95 किलोमीटर पर आवर। मैंने गाड़ियां देखी हैं जो
2000 आरपीएम के ऊपर 120 किलोमीटर पर आवर के ऊपर चल रही होती हैं। इसी तरह से बहुत सारी गाड़ियाँ इससे आगे पीछे चलेंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द कार कि मैं ये नहीं कहता कि आपकी गाड़ी की स्पीड 90 होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए या लेट्स से 80 होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के ऊपर। आपके जो आरपीएम मीटर है वो हमेशा अगर 2000 पे रखेंगे तो बेस्ट एफिशिएंसी मिलती है। और मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अपने ऑफिस जाता हूं और टाइमिंग कोई ऐसी, ये एक और टिप भी है कि आप अपने ऑफिस की टाइमिंग ऐसी सेट करें अगर आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को इस तरह से कहता हूं कि यार ठीक है, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन हर एक का नहीं होता। और आफ्टर कोविड ऑल्दो की फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, कोशिश करें वर्क फ्रॉम होम करें। नहीं होता तो आप फ्लेक्सिबिलिटी लें अपने एम्प्लॉयर से कि टाइमिंग के अंदर जिस टाइम पे रश ना हो उस टाइम पे निकलें। उससे फ़ायदा क्या होता है, गाड़ी की जो कंजम्पशन पेट्रोल कंजम्पशन होती है, एवरेज होती है, वो बहुत बेहतर हो जाती है अगर आप उसको एक कांस्टेंट स्पीड पे, अच्छी स्पीड पे चलाते हैं। उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि तेज़ चलाएँ या बहुत हल्की चलाएँ, उसमें ये है कि अगर आप हाईएस्ट गियर के ऊपर 2000 आरपीएम मेंटेन करते हैं, जो कि मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे कराची जैसे सिटी के अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप यूएई में रहते हैं तो आपके लिए बहुत इट्स हाईली पॉसिबल कि आप इस तरह सी की सिचुएशन में गाड़ी चलाएं जब आप ट्रैफिक को अवॉइड करें और अपनी गाड़ी को ऑलमोस्ट 2000 आरपीएम के ऊपर रख के चलाएं। इसके अलावा मैं खुद इस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया कि जब भी मैं गाड़ी निकालता हूं तो मैं मल्टीपल काम एक साथ कर लेता हूं। यानी कि अगर मुझे पता है कि कल मुझे एक काम करना है और परसों एक और काम करना है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आज मैं निकल लूं तो आज सारे के सारे काम कर लूं और कल मैं गाड़ी किसी सूरत भी ना निकालूं। और मैं बाकी जो अपने अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करूं कि मुझको फिर दोबारा ना निकलना पड़े बाहर। और अगर निकलना पड़ता है बहुत सीवियर केस के अंदर, तो मैं उसको किसी तरह भी डिले करूं उस टाइम के लिए जब तक मुझे सेकंड कोई काम ना करना पड़े। और फिर मैं यहाँ रहते हुए इन द हीट ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड मैं वॉक कर लेता हूँ और मैं उसको अपना समझता हूँ कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो सही है कि नहीं है। इसी तरह से मैं और लोगों को भी कहता हूँ कि यार आपको ज़रूरी थोड़ी कि गाड़ी हर वक्त निकाल के आपको गाड़ी से ही जाना हो। थोड़ा सा शाम का वेट कर लें, थोड़ा सा वेदर बेहतर हो जाए, शाम के टाइम पर सूरज चला जाए, उस टाइम पर थोड़ा सा आप निकल जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक्सट्रीम वेदर्स के अंदर मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है बंदे पे, पर्सन टू पर्सन, कि वो कितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना चाहता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अच्छे से अच्छे वेदर में भी गाड़ी के बगैर नहीं चलते। तो वो ये उन लोगों के लिए है जो बेसिकली फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं चीज़ों को। ₹200 का पेट्रोल हो गया और आगे कुछ नहीं पता कि इस वक़्त अगर लेट्स से 100, अल्लाह ना करे, हमने 150 डॉलर्स पर बैरल वाला ज़माना भी देखा है। और उस वक़्त आई थिंक कोई डॉलर चल रहा था 110 का, आई गेस, आई थिंक सो। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा अगर 150 पे चला जाता है तो ये 300 साढ़े 300 रुपीस के ऊपर भी जा सकता है। इसलिए अभी से अपनी आदतों को थोड़ा सा सुधार लें और कोशिश करें कि हाँ, इसके अलावा कार पूलिंग करें। कार पूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएई में रहते हुए शायद लॉज उस तरह से ना हो, लेकिन अगर आप एक ही ऑफिस में जा रहे हैं मल्टीपल लोग, तो कर सकते हैं कार पूलिंग। और बहुत सारे लोगों ने इसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है, बहुत फ़ायदा होता है कार पूलिंग से। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये है कि हर सिटी के अंदर पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन जैसे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर है। इनफैक्ट कराची में भी जो ग्रीन लाइन आ गई है, तो उसमें भी कुछ एरियाज़ के लोग मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब हमें समझ में आता है, कितना भी कह लें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बुरा, लेकिन ऐसे केस के अंदर जब आपकी ऑयल प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो रही हो, कंजेशन हो स्ट्रीट्स के ऊपर, तो उस टाइम पर आपको जो फ़ायदा करेगा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट करेगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनडायरेक्टली आपकी पूरे इकोसिस्टम को, जो आपका सिटी होगा, उसको इम्प्रूव करती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ नहीं है, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, और जहाँ पर है वहाँ पर लोगों को यूज़ करनी चाहिए। अब मुझे पता है कराची में जिस तरह से हम लोगों के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यूजेबल नहीं है, लेकिन जो ग्रीन लाइन जिस तरह से आई है और इसी तरह से अगर एक्सपेंशन होती है तो होपफुली चीज़ें बेहतर होंगी। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं जब भी पेट्रोल भरवाता हूँ, और आज से नहीं, मैं पिछले 12 साल से यूएई के अंदर हूँ, हमेशा से, शुरू के 2 साल मुझे नहीं पता था, आप कह सकते हैं ज़माना जाहिलियत में थे, लेकिन शुरू के 2 साल मैंने एक्सपेंसिव पेट्रोल भरवाया। एक्सपेंसिव का मतलब ये नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव वाला, वो जो एक रेगुलर वाला होता है ना, आई थिंक स्पेशल कहते हैं, सुपर कहते हैं, आई इवन डोंट नो। मैं सिर्फ बोलता हूँ पेट्रोल जब भरवाने जाता हूँ, मैं कहता हूँ जो, अब तो खैर मैं कहता हूँ जो ई प्लस, अब तो मुझे याद हो गया, जो सबसे सस्ता वाला होता है। मेरे पास गाड़ी भी ऐसी कोई नहीं है कि जिसके लिए मुझे कोई हाई ऑक्टेन टाइप का पेट्रोल डलवाना पड़े। तो मेरे पास जो ऑप्शन है कि वो सबसे सस्ता वाला पेट्रोल डलवाता हूँ। और इस वक्त भी, ऑल्दो के उस ज़माने में ई प्लस और जो नॉर्मल पेट्रोल मिलता था उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, तकरीबन कुछ 7-8 फिल्स का डिफरेंस रहा है। 7-8 फिल्स जो ट्रांसलेट करता है, अगर मैं
फुल टैंक करवाता हूँ तो तकरीबन कुछ 7-8 दिरहम के ऊपर ट्रांसलेट कर जाता है। तो अगर आप 2 हफ्ते में 1 दफ़ा करवा रहे हैं तो हर महीने का 14-15 दिरहम आ जाएगा। अब मुझे पता है लोग कहेंगे कि यार इससे क्या होता है इतने 15-20 दिरहम से, लेकिन भाई जिसको होता है, जिसकी माइंडसेट में होता है, आपको करना तो कुछ नहीं है ना, आपको जाकर सिर्फ सस्ता पेट्रोल डलवाना है और क्या करना है, और तो कुछ नहीं करना है। तो जब आपको सिर्फ सस्ता पेट्रोल डलवाना है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। बाय द वे मुझे कार एंथुसियास्ट बता सकते हैं कि अगर सस्ता पेट्रोल डलवाऊँगा मैं पजीरो जैसी गाड़ी में तो कोई फ़र्क पड़ता है? मेरा नहीं ख़्याल कि ये जो लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म गाड़ी है मेरी, उसमें कोई प्रॉब्लम होती होगी। इवन प्राडो और लैंड क्रूज़र टाइप की गाड़ी में भी शायद मेरा नहीं ख़्याल कि कोई प्रॉब्लम होती होगी। हाँ, जो जर्मन गाड़ियाँ हैं जो थोड़ी-सी सेंसिटिव गाड़ियाँ होती हैं, उनमें शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं तो इस बात पे कायल हूँ कि आपको सस्ते से सस्ता पेट्रोल डलवाना चाहिए। मुझे एफिशिएंसी के अंदर पेट्रोल की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो मैंने बाकी चीज़ें बताई हैं उसके अंदर लेट्स से, और ख़ास तौर पे जो मैंने बताया ना आरपीएम के ऊपर, कि 2000 आरपीएम के ऊपर सबसे बेस्ट एफिशिएंसी मिलती है। अगर मैं वो यूज़ करूँ, कार को का जो टायर्स हैं उसको इन्फ्लेट सही प्रॉपर्ली रखूँ, वो एक ये जो कुछ चीज़ें हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस सही रखूँ, मुझे बेस्ट एफिशिएंसी उस केस में मिल जाती है। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ पेट्रोल पे ही पैसे नहीं बढ़े बाय द वे, बिजली के ऊपर भी पैसे बढ़े पाकिस्तान के अंदर, और बिजली के ऊपर भी अच्छे खासे पैसे बढ़ गए। ऑलमोस्ट कोई 24 रुपीज़ का एक यूनिट आ गया है। अब कैलकुलेशन वो लोग करें जो जो वहाँ पर रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कि यार आपके लिए मैं तो कहता हूँ भाई, सोलर इन एनी केस पाकिस्तान के अंदर लग जाना चाहिए। अगर आपके घर के ऊपर और बैटरी के साथ लगना चाहिए। आपका घर थोड़ा-सा भी बड़ा है, लेट्स से 250 गज़ का घर है, उसके अंदर और घर है आपके पास, तो उसके ऊपर आपको हर सूरत में सोलर सोलर लगा लेना चाहिए। ये आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। ठीक है, अगर पेट्रोल प्राइसेज़ नीचे आ जाती हैं, ऑयल प्राइसेज़ नीचे आ जाती हैं, तो आई एम श्योर कि वो फिर उस तरह से आपको प्रोबेबली आरओआई ना मिले। लेकिन अभी इस केस के अंदर पेट्रोल ऊपर जाने वाला है या नहीं भी है, इन एनी केस इस वक़्त फ़ायदा है। प्लस ये कि ग्रीन एनर्जी है, अनइंटरप्टेड पावर है। आपको एक दफ़ा वंस, क्योंकि इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं मेरे ख़्याल से सोलर में, जब भी आप सोलर का काम करते हैं। एक तो ये कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर घर का, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं घर का प्रॉपर वाला, तो फिर आपके घर की वैल्यू बढ़ जाती है, ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। फिर दूसरा ये कि आपके जो सोलर पैनल्स हैं, वो आपको जो छत जहाँ पर छत छत पे लगाएँगे, उससे आपकी जो जो टॉप फ्लोर है, उसकी हीट जो होगी वो कम हो जाएगी। इसके बाद आपने बैटरी लगा ली तो आपको फिर अनइंटरप्टेड पावर मिल रही है, नेट मीटरिंग भी आप करवा लें। ये सारी चीज़ें जब आप करवा लेंगे, उससे बहुत फ़ायदा होना है। और इन फ्यूचर आपके घर की प्राइस बढ़ जाएगी, वैल्यूएशन बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो लेट्स से बाहर से आते हैं, कहते हैं यार हमें ऐसी जगह चाहिए, ऐसी चीज़, ऐसा घर चाहिए जिसमें सोलर लगा हुआ हो, हमें कुछ ना करना पड़े। आपने अगर लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 15 लाख रुपए का खर्चा किया है, और आपने उसके अंदर वैल्यू ले ली ऑलरेडी थोड़ी सी, और आप जब बेच रहे हैं तो जो सामने वाला है उसको वैल्यू समझ में आ रही है सोलर की, उसने बगैर हेडेक के, उसको पता है कि यार ये इंस्टॉलेशन अच्छी है, मुझे आगे कोई सर का दर्द नहीं देगी, तो मैं उसके अंदर इसी चीज़ को प्रीमियम के तौर पे आप उसको बेच सकते हैं। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि जिनको एलिवेटर चाहिए होता है घर के अंदर, लिफ्ट चाहिए होती है घर के अंदर, और उसकी प्राइस देने को तैयार होते हैं वो। अगर आपने अपने घर में प्रोविज़न भी रखी हुई है ना कि लिफ्ट लगानी है, उसकी प्रोविज़न रख दी है। इसी तरह से सोलर की अगर आपने प्रोविज़न रख दी है कि आपने उसकी कनेक्शंस बना दिए हैं, या आपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया है, उस प्रोविज़निंग के पैसे आपको अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो इसको ये ना समझें कि आरओआई आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ सोलर लगाने पे आ रही है, और उसका जो बिल आ रहा है या नेट मीटरिंग से जो आपको पैसे आ रहे हैं, उसकी ही बन रही है। उसके अलावा आपकी घर की इक्विटी भी बढ़ रही है, उसके अंदर आपके पैसे भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक सोलर इज़ समथिंग कि उसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये वीडियो मैंने बनाई जस्ट फॉर आपकी नॉलेज और प्रोडक्टिविटी की, थोड़ी-सी मैंने अपनी नॉलेज शेयर की आपके साथ कि मैं किस तरह से अपनी गाड़ी से बेस्ट एफिशिएंसी लेता हूँ। इसी तरह से प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैंने और वीडियोज़ बनाई हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोडक्टिविटीज़ के थ्रू आप अपने पैसे भी बढ़ा सकते हैं और अपनी अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मैंने यूएई की जो एक एक ओवरव्यू लिया था कि ग्रोसरी शॉप के अंदर जाकर क्या-क्या प्राइसेज़ चल रही हैं, वो भी मैंने यहाँ पर एक वीडियो लगा दी है, उसमें जाके देख सकते हैं आप। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।